मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर वो है जो एक जेन्युइन लार्ज स्केल प्रॉब्लम को अटैक करे और उसको है ना गुरिल्ला वॉरफेयर से एक ऐसे वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आए जो बहुत ज़्यादा सस्ता हो, जिसकी अडॉप्शन मार्केट में ज़बरदस्त हो जाए। आज हमारे साथ जो एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन वैसे तो देने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी फेमस है, पर फिर भी आज हमारे साथ मौजूद है रितेश मलिक, जो कि एक डॉक्टर तो हैं ही और उसके बाद एक सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, इनोवेट कोवर्किंग के फाउंडर एंड सीईओ हैं। उसके बाद फोर्ब्स 30 अंडर 30 और फॉर्च्यून 40 अंडर 40 में भी आ चुके हैं और वाई कॉम्बिनेटर के एलम भी है। तो आज हम इस इंटरव्यू में जानने की कोशिश करेंगे उनकी स्टोरी, कैसे वो डॉक्टर से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी रही, फिर आगे जाके कैसे उन्होंने एंजल इन्वेस्टमेंट्स करी। तो इस इंटरव्यू में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम जल्दी से वेलकम करते हैं डॉक्टर रितेश मलिक को। थैंक यू वेरी मच अर्नब, सुपर एक्साइटेड टू बी ऑन द शो। थैंक यू सर। सर, आप जैसे कि हम सबको पता आप एक डॉक्टर हैं, पर आपको कभी बचपन में लगा था कि आगे जाके डॉक्टर से आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे? कैसे चाइल्डहुड में ऐसा कभी आइडिया आया था? हाँ, हमेशा से था। तो डॉक्टरी कभी करना नहीं चाहता था। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे देश में है ना एक हम डिजीज से ग्रस्त हैं जिसको हम बोलते हैं APS, एशियन पेरेंट सिंड्रोम, जहाँ पे आपके माता पिता डिसाइड करते हैं कि आप क्या बनेंगे। हमारे घर पे 37 डॉक्टर हैं तो मुझे डॉक्टर बनना पड़ा। बट शुरू से ये सपना था कि है ना चाहे छोटा काम करूंगा, चाहे छोले भटूरे बेचूंगा, लेकिन है ना अपना खुद का धंधा करूंगा। तो सर, जब आप अपने मेडिकल स्कूल गए तो उसके बाद आपने फिर आपको डिग्री मिली, तो उसके बाद आपने कैसे डिसाइड किया कि यार आप एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं? क्योंकि यार तब तो आपको इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं होगा या इस लाइन में थोड़ा आइडिया नहीं होगा। तो क्या आपने अपने मेडिकल स्कूल में ऐसा कुछ अलग किया जिससे कि आप ये पाथ ले? मेरा मेडिकल स्कूल एक गाँव में है, तमिलनाडु का और केरला का बॉर्डर है, कॉल्ड तेनी, जहाँ वीरप्पन और इन सब की तस्कर बेल्ट है, नीलगिरी फॉरेस्ट में था। तो वहाँ जाके ये देखा हिंदुस्तान दिल्ली, बॉम्बे और बैंगलोर नहीं है, हिंदुस्तान है। वो गांव हमारे जो 7 लाख गांव है वो एक्चुअल हिंदुस्तान है और वो अपॉर्चुनिटी का महासागर है हिंदुस्तान। हम एक ऐसे ब्रोकन कंट्री के पार्ट हैं जहां पर हर आप ज़रा सा आगे बढ़े आपको अपॉर्चुनिटी दिखेगी। कहीं पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, कहीं पे प्रॉपर इंटरनेट नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही। आज भी जो हम कहते हैं हमारा NCR नेशनल कैपिटल रीजन के 100 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आपको ऐसे ऐसे गांव मिल जाएंगे जिन्होंने आज तक बत्ती नहीं देखी। ये देखिए कितनी विडंबना है, एक जगह बत्ती का इतना दुरुपयोग हो रहा है और एक जगह बत्ती लोगों ने देखी ही नहीं है। तो हमने ये देखा कि देश के अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी है। मेरे को नहीं लगता कोई भी ऐसा डेमोक्रेटिक मुल्क होगा जहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। तो मैंने सोचा कि एक डॉक्टर बन के मैं 50, 60, 100 मरीज देख सकता हूँ एक दिन में, लेकिन टेक्नोलॉजी, स्केल और देश की अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हम लोग बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो उस थॉट से धीमे धीमे अपनी मेडिकल लाइन से अलग हटा, काफ़ी कॉलेज को बंक किया, लंदन गया, सीखा वहाँ पर मार्केटिंग के छोटे छोटे कोर्सेज किए और देखा कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। तो धीमे धीमे गलतियां करना चालू किया, सीखना चालू किया। जैसे आज आप एक वीडियो कास्ट बना रहे हैं, उस टाइम पे आर्टिकल्स बहुत फेमस थे, मीडियम करके एक प्लेटफॉर्म था, उसको पढ़ना चालू किया, लोगों से बात करना चालू किया और ये सोचा कि जो मुझे वही करना है जो मेरे बैचमेट्स कर रहे हैं ना, उसका उल्टा करना है। अच्छा। जो वो कर रहे हैं ना तो मैं वैसे ही बन जाऊंगा। और मैं अपने जो यूनिवर्सिटी के सीनियर्स थे जो 30 साल पहले आए थे मेरी यूनिवर्सिटी में, मैं उनसे मिलने गया और मैंने कहा ये जो इन्होंने किया ना, मुझे ये नहीं करना, कुछ अलग करना है। क्योंकि वो वही थे जो वही 100 मरीज देखते थे दिन के। वो अपनी है ना टनल विजन में चल रहे थे। उनको नहीं पता कि दुनिया में क्या चल रहा है, उनको नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो कितना इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज, उनको ये लगता है कि जो वो कर रहे हैं उनसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल काम कोई हो ही नहीं सकता। सो वो वहाँ से एक इनलाइटेंड मोमेंट चालू हुआ। तो सर, जैसे कि आपने बताया आपके फैमिली में 37 डॉक्टर्स थे, तो जब आपने शुरुआत करी एंटरप्रेन्योरशिप की अपनी जर्नी, तब पेरेंट्स ने सपोर्ट किया या कुछ प्रॉब्लम्स आई या कैसा? तो जब चालू किया तो सपोर्ट नहीं किया। अच्छा जी। लेकिन उसके बाद खूब सपोर्ट किया, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप एक दरिया है, बहुत मुश्किल है। आप ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन है ना आप सोचते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइड। बहुत और मेरे को है ना, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे फेल्ड हो, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। जो आदमी खुद का बिजनेस चला रहा है ना, चाहे वो एक फ्रीलांसर ही क्यों ना हो जो 20,000 रुपये महीने का कमा रहा हो,
बहुत हसल है। और देश का बैकबोन, उन अगर आप देखें, अगर हम देश के बैकबोन की बात करें, वो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। वो लोग जो कि है ना हमारे देश का उत्पादन का 76% है आज। और वो एंटरप्रेन्योरशिप का जो बैकग्राउंड है ना, वो बड़ा हसल वाला है। तो जब आप तकलीफ में होते हो तो फैमिली तो हमेशा आपके साथ होती है, बट जब चालू करने का सोचा तब कोई नहीं मानता। तो सर आपका जो पहला स्टार्टअप था वो आपका क्या स्टार्टअप था और आप कब शुरू किया आपने? पहला स्टार्टअप एडस्टक के नाम से था। ये 2012 में शुरू किया था। मैं उस टाइम पे गंगाराम हॉस्पिटल में काम कर रहा था। एंड मेरा को फाउंडर था अभिषेक, and it was his dream child. I was a part of that startup, and that really helped us out to actually scale and made me learn कि startup में क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। क्योंकि स्टार्टअप्स का क्या, आप जब भी कुछ भी चालू करते हो आप गलतियां खूब सारी करोगे, और गलतियां करना सबसे ज़्यादा आसान तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का। तो सर वो फिर आपके पहले स्टार्टअप में आपने क्या किया, मतलब एग्जिट ले लिया या फिर क्या हुआ उसके बाद उस स्टार्टअप का? सो वी वर इन द बिजनेस ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी। उस टाइम पे हमारे देश का ऑलमोस्ट 90% कवरेज इंटरनेट का 2G से आता था। एंड अभिषेक हैड बिल्ट एन ऐप कॉल्ड Alive, which was a product by Adstuck, and which was finally taken over by Times of India. And वो पूरे प्रोसेस में बहुत सीखने को मिला हम लोगों को। एंड उस टाइम पे समझ में आया डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उस टाइम पे समझ में आया कि मार्केटिंग होती कैसे है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, प्रोडक्ट फंडामेंटल्स क्या होते हैं, और प्रोडक्ट सुप्रीमेसी कैसे बनाते हो आप, और एक नए नीश में जाके आप कैसे इस पोजीशन हासिल करते हो। तो धीमे धीमे करके, और उसी टाइम पे सत्यन, विनीत सर, इन सबसे मुलाकात हुई तो बहुत सीखने को मिला। एडस्टक के बाद जब पहला एग्जिट हुआ तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान के अंदर एग्जिट्स बहुत कम थे उस टाइम के भीतर। और 2013 के अंदर जब मैं अपने MBBS मैंने ख़त्म किया, तो देन हम लोगों ने धीमे धीमे जो थोड़ा बहुत पैसा कमाया था उसको सोचा कि दो तरीके हैं, या तो वही रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में डालें, या दुनिया देश की इकोनॉमी बनाएं, स्टार्टअप इकोनॉमी। मैं हमेशा एक प्रश्न अपने आप से पूछता था, हम लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, हम लोग गूगल यूज़ करते हैं, हम लोग अमेजन यूज़ करते हैं, तो क्वेश्चन वॉज ये वाली कंपनीज हम लोग क्यों नहीं बना सकते? हम लोग आज फेसबुक यूज़ करते हैं, 40% फेसबुक का वर्कफोर्स इंडियन ओरिजिन का है, और यही इंडियन लोग वापस आके है ना तड़पते थे कि नहीं यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो हमने सोचा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, एक ऐसी जगह बनाएं जहां पर हम फाउंडर्स होके लोगों की कंपनीज में छोटा पैसा डालें, और उनको है ना चीयर लीडर कैपिटल दें, उनको बोलेंगे यार तुम है ना निश्चिंत होकर अपना स्टार्टअप करो, जो गलतियां हमने की ना हम उनको सिखाएं, उनसे सीखें, एंड एक कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म बनाएं। तो हमने तब PG का शुरुआत किया, प्रोजेक्ट गोरिल्ला। प्रोजेक्ट गोरिल्ला एक ऐसी मुहिम थी जिसमें हमने ये सोचा कि हम कोई भी ऐसा फाउंडर, इर्रिस्पेक्टिव कि वो IIT से है, IIM से है, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऐसा फाउंडर चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, जिसमें पैशन हो, डीप ग्रेव पैशन हो, वो आए हमारे पास, उसको हम लोग 10 से 15 से 20 लाख रुपए दें, और हम उसको प्रोत्साहन दें कि तुम आगे बढ़ो, जहाँ प्रॉब्लम है हम आपके साथ खड़े हुए हैं, अपनी टीचिंग शेयर करो। बिल्कुल। एंड पैसा कमाने के लिए नहीं किया, जस्ट एक इंडिया के लिए एक मॉडल स्ट्रक्चर बनाने के लिए किया। बट अब उस चीज़ को भी 5 साल हो गए हैं, एंड हम लोगों ने 45 से ज़्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट कर दिया, एंड उसी तरीके से प्रोजेक्ट गोरिल्ला का शुरुआत हुआ। सर ये जब आपने प्रोजेक्ट गोरिल्ला शुरू किया था उसके अराउंड आप हार्वर्ड भी गए थे पढ़ाई करने, तो सर जब आपको पहला एग्जिट मिल गया था तब आपको कैसे मतलब कैसे ये आपने सोचा कि यार हार्वर्ड में जाके थोड़ा मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं? तो मैंने ये देखा बहुत कमियां थी। एज अ डॉक्टर मुझे तो बिजनेस का कुछ भी आइडिया नहीं था। एज अ डॉक्टर ना मुझे टेक्नोलॉजी आती है, ना आज भी मुझे मैनेजमेंट आती है, मुझे एक्सेल शीट चलानी नहीं आती आज भी। तो मैंने देखा थोड़ा सा मैनेजमेंट की नॉलेज होना में कोई बुराई नहीं है, तो मैं हार्वर्ड गया। वहाँ पर फ्रैंकली स्पीकिंग सीखने से ज़्यादा दोस्त कमा लिए, और वहीं हार्वर्ड से मुझे मेरा पहला बहुत अच्छा दोस्त मिला, सुमित, जो इनोवेट का पहला इन्वेस्टर भी था। तो मुझे लगता है कि हार्वर्ड जाने से नेटवर्क ज़्यादा बढ़ता है, बशर्ते आपका माइंडसेट। तो सर आप हार्वर्ड से आए, आपने प्रोजेक्ट गोरिल्ला शुरू किया, फिर आपको ये इनोवेट का आइडिया कहाँ से आया? पहली बात इनोवेट है क्या? तो
ट्रेडिशनली हम लोग ना, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग वी आर इन अ नेशन कॉल्ड द गारफील्ड्स नेशन. वी हेट मंडेज. हमारा अगर आप कॉर्पोरेट, आप साइबर हब में जाएंगे ना, कॉर्पोरेट पार्क्स में, मंडेज को ना ड्रेडेड फेस लेके लोग आते हैं. वो ना मंडे से घबराते हैं. वी हैव अ मंडे ब्लू सिंड्रोम. वो इसलिए है बिकॉज हमें अपना काम पसंद नहीं है. वो इसलिए है क्योंकि हमें अपने ऑफिसेज पसंद नहीं है. वो इसलिए है कि हमारे ऑफिसेज के अंदर प्रॉपर एनवायरमेंट्स नहीं है, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम्स नहीं है. तो हम लोगों ने सोचा कि ये कैसे बदला जाए. तो आफ्टर इन्वेस्टिंग इन 26 कंपनीज बैक इन 2015, हमने सब 26 कंपनी से बात की और उन्होंने कहा कि हमारे पास अच्छा ऑफिस नहीं है. जब मैं अपना पहला स्टार्टअप एडस्टेक बनाया था, हमारा ऑफिस था नोएडा सेक्टर 63 के अंदर. 63 सेक्टर के अंदर पहुंचने में इतना टाइम लगता था. एसी नहीं चलता था, वाईफाई नहीं आता था. नोएडा के अंदर इलेक्ट्रिसिटी 24 में से मुश्किल से 12 घंटे आती थी. तो हमने ये देखा है बड़ा पेनफुल प्रोसेस है. पैसा लगाना पड़ता था, कैपेक्स. उसके बाद लैंडलॉर्ड से लड़ाई करो, फिर हाउसकीपिंग वाले से लड़ाई करो. तो आदमी प्रोडक्ट कैसे कब बनाएगा अपना. तो हमने कहा लेट अस ट्रांसफॉर्म दिस एंटायर पीस. हम एक जगह देते हैं मल्टीपल कंपनीज टू कम टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, फ्रॉम अ वन फ्रीलांसर शो टू अ लार्ज फॉर्च्यून 500 कंपनी. सबको हम इकट्ठे लेके आते हैं. उससे क्या होता है, आप इकोसिस्टम बना देते हैं. आप लोगों के लिए रॉबर्टियन मूवमेंट्स बनाते हैं, जिसको आप ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं. आइडिया पॉलिनेशन का एक छत्ता बनाते हैं. आप क्या करते हैं, मेरे आपके जैसे लोग, मैं आपसे सीखूंगा, आप मुझसे सीखेंगे. एक कम्युनिटी बनेगी. जब तक communities, हम लोग as homo sapiens, we are devoid of communities and we are always longing for communities. हमें communities चाहिए और पॉजिटिव कम्युनिटीज ही आप देखेंगे इवेंचुअली बड़े काम करती है. तो हम लोगों ने इस थॉट प्रोसेस से सोचा कि हम एक ऐसी जगह बनाए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बनाए जहां पर ये 26 कंपनी हमने स्टार्ट किया था, ये 26 कंपनियों के लिए कि आप आओ अपने स्टार्टअप्स को लेके और यहाँ पे काम करो और हमें पैसा दो. एंड 3-3.5 साल पहले चालू किया था और कारवा बनता गया. आज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट कोवर्किंग प्लेयर्स इन द कंट्री. हम लोगों का कल्चरल बेनिफैक्ट बहुत सिंपल है कि we will be in affordable yet aspirational segment of India. We do not copy from anyone. We focus on our own designs. We focus on building our own Indian native communities and making sure we take a lot from our tradition. छोटा सा एग्जाम्पल है, हमारा एक हैशटैग बहुत वायरल होता है कॉल्ड नारियल फोड़ो. वो हैशटैग क्या है, जो भी कस्टमर हमारे पास सबसे पहला आता है, हम उसको एक थाली देते हैं. हम उस थाली के अंदर उसको एक कोकोनट देते हैं, टीका देते हैं और वो आके हमारे यहाँ पे हर चीज की शुभ शुरुआत एक नारियल फोड़ने से होती है. तो हम लोगों ने वो ट्रेडिशन को आगे लिया और बिजनेस की शुरुआत नारियल फोड़ने से, उसके बाद हम उनको यहाँ पर सब कुछ देते हैं. आप सोचिए, आप इनोवेट में आए, आपको 1 घंटे से लेकर 9 साल तक के लिए ऑफिस मिलेगा एंड यू आर फ्लेक्सिबल. जब कॉन्ट्रैक्ट करना है कॉन्ट्रैक्ट करो, जब एक्सपैंड करना है आप एक्सपैंड करो. व्हाई टू पे लीज and to have the headache of managing AC, Wi-Fi, housekeeping on a daily basis. सीधा प्लग एंड प्ले ऑप्शन होगा. बिल्कुल. तो सर अभी जैसे आपका जो पहला इनोवेट का सेंटर था सीपी में राम, और सीपी जैसा कि आप जानते हैं बहुत एक्सपेंसिव प्लेस है. तो आपको इनिशियल फंड, क्या आपने फंडिंग उठाई, तो इनिशियल फंड्स कहाँ से मिले? पहला तो थोड़ा सा खुद का पैसा डाला, थोड़ा सा पिताजी से लिया, और उसके बाद जब पैसे की जरूरत हुई तो सुमित से लिया, जो हमारे पहले इन्वेस्टर थे. उसके बाद वाई कॉम्बिनेटर से लिया, उसके बाद विजय से लिया. सर ये वाई कॉम्बिनेटर मतलब आप वन ऑफ द शुरुआत के फर्स्ट स्टार्टअप्स थे जो वाई कॉम्बिनेटर में गए. वाई कॉम्बिनेटर ऐसे कि सब जानते हैं, एयरबीएनबी, फेसबुक, इन सब में इन्वेस्ट कर चुका. तो आपकी वो जर्नी कैसे रही, आपने कैसे वो अप्लाई किया और तो क्या उन्होंने देखा आप में? तो एक आर्टिकल था जिसमें लिखा हुआ था वाई इट्स 10 times harder to get into वाई कॉम्बिनेटर than into हार्वर्ड. एंड हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स थोड़े फिनिकी होते हैं. उनको लगता है कि नहीं यार, ये तो अगर ये है मुश्किलात तो इसको है ना पार करने की कोशिश, चैलेंज की तरह लेके. सो अप्लाई किया और पता नहीं उनको क्या पसंद आया. मैं खुद है ना क्वेश्चन मार्क में था. बट within a month they selected us and we were India's first non-tech company to be a part of YC and that has been an amazing experience. So sir वही वाई कॉम्बिनेट का एक्सपीरियंस क्या था, क्या आपने सीखा? मतलब हार्वर्ड में आपने मैनेजमेंट सीखा. हार्वर्ड और वाई कॉम्बिनेटर दो चीजें अपार्ट हैं. मतलब इन्होंने इनके इंक्यूबेटर जो बहुत फेमस है, उसमें आपने क्या क्या सीखा? तो यहाँ पर ना they teach you real life MBA. So यहाँ पे एक मॉड्यूल जैसे होते हैं. You have entrepreneurs like Mark Zuckerberg coming to you and talking to you for 3 hours. You have people like Andrew Mason, जो मतलब जो हमारे लिए ड्रीम एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो
सब लोग आते हैं और आपसे बात करते हैं एक्चुअली में स्केल किया एक्चुअली, और वो ऐसी बातें करते हैं, वो मोबाइल सब बंद करवा देते हैं जो कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकता, और वो ऐसी बातें आपको बताते हैं जो कि दीज थिंग्स आर वेरी पर्सनल टू दैट एंटरप्रेन्योर। और आपको लगता है अगर एंड्रयू मेसन ने ग्रुपॉन बना दिया इतनी मुश्किलात होने के बावजूद, तो रितेश मलिक तू इनोवेट क्यों नहीं बना सकता? तो वो ना बेसिकली वो हौसला इतना ज़्यादा दे देते हैं, और प्लस उसके बाद वो कल्चर, वो सिलिकॉन वैली का ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि यहाँ पे बैठ के है ना, वी आर इन अ रैट्स रेस। हमें लगता है कि अगर हमने जब मैं यहाँ पे था, हमारा कनॉट प्लेस का 100 सीटर का सेंटर था, हम तब सोचते थे कि अगर हम लोग 500 सीट बना ले 5 साल के अंदर तो बहुत बड़ी फीट हो जाएगी। वहाँ पर जब हमने ये वाली बात बोली तो सब हंसने लग गए। उन्होंने कहा पागल हो गए, 500 नहीं बनानी है, ये सोचो 5 मिलियन कैसे बना सकते हो, 5 लाख कैसे बना सकते हो, 5 नहीं 2.5 साल के अंदर। तो वो स्केल और ह्यूमन बींग्स की एक खासियत है, जो आप सोच लो वो आप पालोगे। शिद्दत से आप कोई भी चीज़ सोच लो वो आपको मिल जाएगी। तो हम लोगों ने अपना विजन को एक्सपैंड किया वहाँ पे, और धीमे धीमे करके स्केल माइंडसेट को सीखा, एंड स्टार्टेड हायरिंग द बेस्ट एंड द बेस्ट पीपल, एंड थिंग्स लेड ऑन। तो सर जैसे आपने इनोवेट बना लिया, आपने बहुत अच्छा ऑफिस बना लिया, पर शुरुआत में आपके जो इनिशियल जो स्टार्टअप्स जो काम किए वो क्या सारे आपके फंडेड कंपनीज थे, या आपने इनिशियल जो क्राउड कैसे लेके आए? अभी तो जैसे सबको पता है इनोवेट सो बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग हुआ। एज एन एंटरप्रेन्योर आप बड़े ऑप्टिमिस्ट होते हो, इन्वर्स पैरानॉइड होते हो, पॉजिटिव फील करते हो कि अगर आपने कोई चीज़ चालू की तो 2 मिनट में बिक जाएगा। हमने पहला कैंपस लॉन्च किया और 3 महीना लग गया, हमारे को एक भी सीट नहीं बिकी। तो बड़ा मुश्किल, कि लोगों को उस टाइम पे कोवर्किंग के बारे में पता ही नहीं था। तो लोगों के पास गए, उनको बताया कि आप हमारे साथ सीट ले लो। कहते हम सीट क्यों लेंगे, हम अपना ऑफिस खोलेंगे। तो धीमे धीमे करके 3 महीने हो गए, और उस टाइम पे बड़ा मोरल डाउन हुआ। तो बट एज एन एंटरप्रेन्योर, आप जुगाड़ हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योर के दिमाग में हमेशा है ना एक कीड़ा होता है कि किस तरीके से उस चैलेंज को सॉल्व करें। तो हमने देखा आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट वी स्टार्टेड डूइंग, हमने कहा कि इनोवेट में आपको ऐसे सीट नहीं मिलेगी, आप अप्लाई करोगे तब जाके आपको सीट मिलेगी। तो वी गॉट ऑलमोस्ट 7,000-8,000 एप्लीकेशंस। जब लोगों को लगा कि एप्लीकेशन से है तो आर्टिफिशियल स्कैरसिटी बनी, जैसे OnePlus करता है, एंड we ended up with a full occupancy in our 4th month. तो सर इनोवेट अभी काफ़ी तेज़ से एक्सपैंड कर रहा है। इनोवेट का बेसिक बिजनेस मॉडल क्या है, मतलब कैसे इनोवेट पैसे कमाते? तो हम लोग बेसिकली वी आर इन द बिजनेस ऑफ एसेट यूटिलाइजेशन। हम क्या करते हैं, हम लोग बड़े बड़े स्पेसेस लेते हैं 60,000 से 1 लाख स्क्वायर फीट के बीच में, और उन स्पेसेस को हम लोग डाइसेक्ट करते हैं, और वो स्पेसेस हम लोग एक छोटे से फ्रीलांसर से लेके, एक स्टार्टअप से लेके, एक स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर से लेके, एक SME से लेके, एक NGO से लेके, एक Fortune 500 कंपनी से लेके, जिसको भी अपने काम में पैशन होना, वो हमारे पास आए, हम उसको जगह देते हैं। आज हमारे पास कंपनीज हैं जैसे BBC, Pepsi, we have almost 500 companies working with us, we have almost 1,000 entrepreneurs working with us pan India. So the idea is that anyone who's passionate about their work, come to us and we'll make your life much easier. और सर ये जैसे इनोवेट की प्राइसिंग मॉडल क्या, कहाँ से क्या? 2,999 से चालू होता है और जाता है ऑलमोस्ट 10,999 तक। ओके। एंड सर जैसे आपने इनोवेट, आपने वन ऑफ द फर्स्ट कोवर्किंग कंपनीज थे इंडिया में। अभी या पिछले 1-2 साल में देखेंगे बहुत कोवर्किंग स्पेसेस खुल गए। लिटरली हर कहीं पर भी कोई रियल एस्टेट देखता है वो सोचता है कि यार बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कोवर्किंग स्पेस शुरू करने का। तो इनोवेट का क्या USP ऐसा था, क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो कॉम्पिटिटर से अलग करता है? सो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हम लोग कॉम्पिटिशन को ना बहुत सकारात्मक तरीके से देखते हैं। हमें ये लगता है कि आज पूरे देश के अंदर 850 कोवर्किंग सेंटर्स हैं, जिसमें से कुल मिला के आप ये लगा लो 450 प्लेयर्स हैं। हमारे पास आप सोचो, कोवर्किंग इज ऑफिस स्पेसेस आर द लार्जेस्ट एसेट क्लास इन द वर्ल्ड। होटल इज सेकंड। होटल में हमारे पास देश के अंदर 10,000 से ज़्यादा ब्रांड है, और कोवर्किंग में सिर्फ 450। ये तो अभी ब्रिंक भी नहीं पास हुआ। मार्केट इतना बड़ा है कि 10,000 कोवर्किंग प्लेयर्स इकट्ठे एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है ना, उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा होता है, बिकॉज लोगों को कोवर्किंग का कल्चर समझ में आता है। और उसके अंदर हम लोगों ने अपने आप को ऐसे इम्यून किया हुआ है कि हम लोग ना बहुत फोकस करते हैं। हमारे लिए कस्टमर भगवान से भी ज़्यादा बढ़ के है। वी नो चेंज इज रियल। कस्टमर के हाथ में सब कुछ है। आपका कस्टमर
आपके लिए और हमारे लिए वो कस्टमर भगवान से कहीं कोसों आगे है। तो हम लोग कस्टमर का बहुत ध्यान रखते हैं, और कस्टमर मैं नहीं मानता कि लॉयल नहीं होता। अगर आप उसको क्वालिटी दो ना और आप उसके साथ अच्छा रिलेशन बना के रखो, कस्टमर ही आपको ऊपर लेके जाएगा। आप सोचिए, जो हमारे सीपी में 100 लोग थे पहले के, आज वही 100 लोग शायद 1-2 हज़ार सीटें ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। तो इट्स अ ह्यूज एडवांटेज। और हमारा रिटेंशन इज वेरी हाई। हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं। हमारे यहाँ पे वाईफाई का आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक लाइन जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। वी आर सो हेल बेंट अपॉन द फैक्ट दैट वाईफाई शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। हमारे यहाँ पे एसी का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारे यहाँ पे कम्युनिटी जो हम बनाएंगे वो इतनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाते हैं, एंड वी आर लेड बाय टेक्नोलॉजी। सो आई थिंक competition is very good for our ecosystem to grow, adoption of co-working to grow, plus the fact that उस competition के अंदर what we do is that we aim at providing the best of what we can at the most affordable price point. तो सर जैसे कि हमको पता था कि यार इनोवेट बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा था और काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, तो क्यों आपने डिसाइड किया कि आप ओयो के साथ मिलके, मतलब ओयो ने आप एक्विजिशन ऑफर दिया, क्या सोच के आपने एक्सेप्ट किया ऑफर को? सो टिपिकली एज एन एंटरप्रेन्योर आपके पास 2 रास्ते हमेशा होंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। अगर हम लोग 10 लाख सीटें नहीं बना रहे हैं तो it doesn't make sense. We don't want to become a mom and pop small shop के जिनके पास 1000-2000 सीटें हैं, जो तो वो ना वो एस्पिरेशन ही नहीं था। तो हम लोग we wanted to be a part of the big league, जहाँ पर हमारे को है ना, दुनिया में अगर 3 कोवर्किंग सेंटर्स का नाम हो तो इनोवेट आना चाहिए उसमें। तो उसके लिए हमें अंधाधुंध पैसे, अंधाधुंध एमिनेशन की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा लर्निंग्स की, हमारी बहुत कमियाँ थी। हम लोग क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर हूँ, बट क्योंकि डॉक्टर हूँ तो बहुत सारी चीज़ें जो नहीं आती, उन कमियों की वजह से है ना, मुझे लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ड्रीम हमारा टॉप 3 में आने का है ना डिसॉल्व ना हो जाए। तो उसकी वजह से हमने सोचा कि we will take help from a larger player which is backed by a huge player like SoftBank. And अगर आप दुनिया में बात करो, ओयो के जैसा पूरी दुनिया में रियल एस्टेट एग्रीगेटर है ही नहीं। द काइंड ऑफ ग्रोथ दैट दे हैव टेकन इन द पास्ट 6 years, आज ओयो 10 लाख कमरों का एक पोर्टफोलियो लेके चल रहा है अक्रॉस 800 शहर, अक्रॉस 80 कंट्रीज। इट्स अ ह्यूज पोर्टफोलियो, एंड द ब्यूटीफुल पार्ट इज इट वाज बोर्न राइट हियर इन गुड़गांव। So the idea was that we need a partner जिसको इतनी नॉलेज हो कैपेबिलिटीज में। तो अभी जैसे सर आपका अभी जैसे आप कई सारे एंजल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, और अगर हम आपके पोर्टफोलियो देखें, आप हेल्थ केयर में, टेक में, मीडिया कंपनीज में और भी कई डिफरेंट फील्ड्स में, तो आपका कैसे आप एक स्टार्टअप को एवेल्युएट करते हैं? क्या चीज़ एक स्टार्टअप में होनी चाहिए जो आपको अट्रैक्ट करती है कि हाँ यार इनमें इन्वेस्ट करें? सो ऑनेस्टली बड़े सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर के ना दिमाग में हमेशा आइडिया आता है। आप स्टारबक्स जाते हो तो आपको लगता है ये वाली कॉफ़ी बेटर हो सकती थी। तो मेरे भी दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। जिस आइडिया को अच्छा लगता है, और मैं हर आइडिया तो खुद कर नहीं सकता, तो जिस आइडिया में मुझे अच्छा लगता है कि नहीं ये वाला एक बड़ा प्रॉब्लम है, ये अगर कोई सॉल्व कर दे तो बड़ा मजा आ जाए, तो उस आइडिया में हम लोग पैसा लगा देते हैं। प्लस एंटरप्रेन्योर के साथ ना एक बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वी आर नॉट इन्वेस्टिंग फॉर आवर रिटर्न्स। 3-4-5 साल का तो रिटर्न का सोचते भी नहीं। जब हम इन्वेस्ट करते हैं 10 साल के रिटर्न का के बारे में सोच के करते हैं। एंड वी वांट टू बी फाउंडर फ्रेंडली, इंसेनली फाउंडर फ्रेंडली। ऐसा होना चाहिए कि फाउंडर, आपका स्टार्टअप बंद भी हो जाए ना, अगर आप एथिकली, अगर आपने स्टार्टअप आपका नहीं चल पाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वील हेल्प यू आउट टू क्लोज इट आल्सो, वील रीइन्वेस्ट इन यू। तो सर आपके हिसाब से कौन एक एंटरप्रेन्योर होता है, और एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योर वो है जो एक जेन्युइन लार्ज स्केल प्रॉब्लम को अटैक करे और उसको है ना गुरिल्ला वॉरफेयर से एक ऐसे वैल्यू प्रोपोजिशन लेके आए जो बहुत ज्यादा सस्ता हो, जिसकी अडॉप्शन मार्केट में जबरदस्त हो जाए। वो मेरे हिसाब से बहुत ही एक अच्छी सटीक डेफिनेशन है एंटरप्रेन्योरशिप की। अब तो स्टार्टअप बेसिक्स में जाते हैं सर। आइडियाज अच्छे कहाँ से आते हैं, मतलब अच्छे आइडियाज आते कहाँ से? क्या गलतियां करके, चालू करके, कुछ भी आइडिया, कोई भी आइडिया है आप चालू करो, आप गलतियां करोगे ना वो आइडिया रिफाइन होते जाएगा। आप कहाँ से, मैं विजय भैया से बात किया था एक बार जब मैं छोटा था, जो पेटीएम के फाउंडर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई। कहते रितेश आपको नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो, आप कहीं पे घुसो
और वो कौन सी जगह से आप बाहर निकलोगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं मैं चालू किया था वैल्यू एडेड सर्विसेज से, आज पेटीएम बन गया। मैं चालू किया था एक ऑगमेंटेड रियलिटी कंपनी से, आज रियल एस्टेट के कोवर्किंग में आ गया। आप कहाँ जाएंगे आपको पता नहीं है, बिकॉज दुनिया बदल रही है और आपका माइंडसेट मैच्योर होता है विद टाइम। तो वंस यू गेट इनसाइड उसके बाद आप एक्सप्लोर करके। बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको हमेशा डांटता हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो आते हैं मेरे पास और कहते हैं कि मैं वेट कर रहा हूँ आइडिया वैलिडेशन का। उनका वेट मत करना करो। वही सर एक क्वेश्चन आता है कि आपको पता कैसे चलता है कि यार आपका आइडिया अच्छा आइडिया है, मतलब टेस्ट करते करते ही आप सीखते हो। आप चालू तो करो, आप फेल तो हो। लोग फेल नहीं होना। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें फेलियर से बचाने के लिए हमें रिस्क अवर्स बनाता है। हमें तभी है ना हमेशा डांटते हैं कि नहीं आप फेल अगर हो गए। और हमारे देश के अंदर फेलियर से लोग इतना घबराते हैं। एक जो अच्छी चीज हुई है वो ये हुई है, चंद्रयान 2 के बाद हमारे देश ने फेलियर को पहली बार स्केल पे एक्सेप्ट किया। गांव का आदमी भी है ना सराहना कर रहा है इसरो की। फेलियर को एक्सेप्ट जब तक नहीं करेंगे ना तब तक ग्रोथ नहीं हो पाएगी। अब जैसे सर आपके स्टार्टअप में भी अच्छे आपको को फाउंडर मिले तभी आप इतना स्केल कर पाए, तो यूजुअली एक अच्छा को फाउंडर कैसे मिलता है, कहाँ आपको मिलने के चांसेस हैं आपके नेटवर्क में या कहाँ? ये मुझे लगता है कि दोस्तियां बनाते जाओ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहेगा। दोस्ती है ना को फाउंडर बनाने के लिए मत बनाओ, दोस्ती बनाओ दोस्ती के लिए। वो अपने आप किस चीज में तब्दील हो जाए जो आप सोच भी नहीं सकते। दोनों के आइडिया मैच करके। बिल्कुल। और सर जो इनिशियल जो फाउंडिंग टीम होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक स्टार्टअप के सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इनिशियल फाउंडिंग टीम कैसे अच्छी बनाए, क्योंकि यार तब आपके पास इतने पैसे नहीं होते। कल्चर वो आपका काम है, वो फाउंडर का काम है। कल्चर इतना स्ट्रिंजेंट होना चाहिए। इट शुड बी सो पायस कि वो कल्चर ही है ना सब कुछ आके डिफाइन करे। आपका विजन मिशन इतना स्ट्रांग हो कि सारी और कल्चर एथिक्स, आप है ना एथिक्स के साथ गलत नहीं जा सकते। नेवर स्क्रू ओवर अनदर ह्यूमन बीइंग। इट्स अ राउंड क्लॉक, इट विल ऑलवेज कम बैक। और अब थोड़े कॉमन डाउट्स के बारे में पूछ लेते। सर आपने भी ऐसे मैनेजमेंट करा हार्वर्ड से, क्या एमबीए जरूरी है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? नहीं, मैंने एमबीए नहीं किया, मैं छोटा सा कोर्स किया, बट बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल पढ़ाई करके भी नॉर्मल पढ़ाई भी जरूरी नहीं है। अच्छा। और सर एक होता है कि अभी आजकल ये कि हर एक फील्ड ना टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हो गया है, तो बहुत फाउंडर्स को लगता है कि यार हमारे उतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं है या कोडिंग नहीं आती उस लेवल की। फर्क नहीं पड़ता। जैक मा को की स्टोरी पढ़िएगा, उसको टेक का कुछ नहीं पता था। वो टीम ऐसे बनाई। टीम बिल्डिंग कल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन एंटरप्रेन्योर। और एक भी और बहुत कॉमन डाउट होता है कि फंडिंग कितना इंपॉर्टेंट है एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए। लोग एक्चुअली वेट करते हैं कि यार फंडिंग मिले फिर हम जॉब छोड़ के चालू करें। नहीं, वो गलत है। आप कुछ भी चालू करो, आप अपने खुद का पैसा लगाओ, क्योंकि फंडिंग बिना प्रोडक्ट के मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, और एंड में आपको रिटर्न भी करना है। बिल्कुल। और अच्छा अभी सर अगर आपसे पूछे कि एक स्टार्टअप के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब ऐसे गुड आइडिया, गुड टीम, आपके हिसाब से 3 ऐसी चीज एक सक्सेसफुल स्टार्टअप? गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उसको लीड कर रहा हो। एथिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। गुड ह्यूमन बीइंग, उसके बाद अमेजिंग फाउंडिंग टीम, एंड उसके बाद अ लार्ज एनफ प्रॉब्लम, और इन तीनों को जोड़ता हुआ एक ऐसा प्रोडक्ट। ग्रेट कंपनीज विल ऑलवेज बी बिल्ट ऑन ग्रेट प्रोडक्ट्स। ऐसा प्रोडक्ट बना दीजिए जो ड्रूल वर्दी हो। आदमी का यार क्या बना दिया। जब आप जाते हो ना स्टारबक्स, यू फील अमेजिंगली गुड अबाउट योरसेल्फ दैट स्टारबक्स में आप जा रहे हो। जब आप इनोवेट आते हो ना, हम लोगों की ये लाइब्रेरी है जैसे हम है ना, ये पूरा हमने इंसुलेट किया हुआ है। हम ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जो है ना आदमी कहे कि यार क्या बना दिया आपने। इंस्टाग्राम करे हमारे, वी वांट आवर कंज्यूमर्स टू बिकम आवर कस्टमर्स टू बिकम आवर ब्रांड एम्बेसडर्स। और सर अगर आप 3 टिप्स दे एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए? सबसे पहले है ना, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, डोंट स्क्रू ओवर, डोंट टेक शॉर्टकट्स, खूब मेहनत करो। सेकंड ये है कि आप ना आप जिसको कहते हैं कि एंकर ढूंढो। और यूजुअली एंकर क्या होता है, एक ऐसी चीज जो आपको है ना मैसिवली डिलिजेंट बना दे। खूब मेहनत, मतलब मेहनत ऐसी है कि अगर 24 घंटे का दिन है ना तो आप 20 घंटे काम करो, उतना लेवल पे मेहनत करो। और तीसरी ऐसी चीज जो मुझे लगती है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि लॉन्ग टर्म गेम है ये। ऐसे मत करो कि एंड डोंट एंटर बिकॉज यू जस्ट वांट टू मेक मनी। एंटर टू क्रिएट इम्पैक्ट। मनी इज ऑलवेज अ बाय प्रोडक्ट। और कभी आप ऐसे नहीं एंटर कर सकते कि मैं इनोवेट बना रहा हूँ, मेरे को 3 साल के अंदर ओयो या सॉफ्ट बैंक को बेचना है। यू कैन नॉट डू दैट। इट नीड्स टू बी मैं इनोवेट बना रहा हूँ, 20 साल की ये विजन है। एक्विजिशन आता है, इट्स अ बाय प्रोडक्ट। नहीं आता तो मैं 20 साल की ये मेरी विजन है, मैं इसको ऐसे चलाऊंगा।
सर आप 3 बुक्स जो एंटरप्रेन्योर्स को पढ़नी चाहिए आजकल, अच्छी बुक्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए। एक तो मुझे जो बहुत अच्छी लगती है वो लगती है, मैं बहुत बेसिक बुक्स जो मैं पढ़ता हूँ, मेरे जो फेवरेट ऑथर हैं वो है शमी सुख, वो बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ही इज एन अमेजिंग ऑथर, वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं। सेकंड, मुझे शिव खेड़ा बहुत पसंद है। थर्ड, मैं आई एम अ बिग बिलीवर ऑफ प्रोडक्टिविटी, सो एक किताब है मैक्सिमाइजिंग योर डे, ऐसे करके एक किताब है जो पूरा इट हेल्प्स यू मैनेजिंग योर टाइम। तो आप दिस एंड दैट में हम पूछते हैं कि सर आप अगर फंडिंग और बूटस्ट्रैप, आप इनिशियली क्या फोकस होना चाहिए? बूटस्ट्रैप। once you make a MVP good product, then you should Yes. reach for it. सर ग्रोथ वर्सेस प्रॉफिटेबिलिटी, शुरुआत में क्या फोकस होना चाहिए? शुरुआत में प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा, शुरुआत बिकॉज यूनिट इकोनॉमिक्स जब तक नहीं आएगा तब तक ग्रोथ का कोई फायदा नहीं है। और आपको क्या पसंद है? आप एज अ फाउंडर आप पसंद हो या एज अ इन्वेस्टर? आप कौन सा प्रोफेशन? एज अ फाउंडर। सर अभी एडवाइस में मांगे कि सर यूजुअली क्या होता है, एक स्टार्टअप का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, इनोवेशन क्या है, टीम क्या है। आजकल सर फंडिंग भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो गया। अगर आपका $1 बिलियन की फंडिंग है, आप फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मार्केट इकोनॉमिक्स चेंज करते हो, तो बहुत शॉर्ट पीरियड, तो उन वेल फंडेड स्टार्टअप के साथ आप compete कैसे करोगे? वो बहुत शॉर्ट पीरियड है। अच्छा प्रोडक्ट है ना, यूबिक्विटस होता है, लॉन्ग टर्म होता है और वो परमानेंट होता है। अच्छा प्रोडक्ट। सर जब आपकी भी इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी रही है, जब आप टाइम मुश्किल होता है या चल नहीं रहा होता, जब आप जो चाहते हो, तो आप कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो और कैसे? मेरी एक YouTube पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैं उसको बार बार सुनता हूँ। ओके। वो उसमें मोटिवेशनल गाने मिल्खा सिंह से लेके लक्ष्य के होते हैं। दैट कीप्स मी ऑन ट्रैक। और सर जैसे इतनी बड़ी जर्नी में फेलियर्स भी आप फेस करते हो, और जैसे कि आपको पता है इंडियन सोसाइटी नॉर्मली फेलियर के, आपने बताया, अवर्स है, तो फेलियर से आप कैसे टैकल करते हो? द ओनली थिंग इज फेलियर शुड नेवर, इट डजंट मैटर लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, अगर वो भी आप सोचेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। दैट्स इट डजंट मैटर। फेलियर इज अ टेम्पररी फेज, फेलियर इज सक्सेस टर्न्ड इनसाइड आउट। Failure is actually gets you closer to success. The more you fail, the closer you are to success. बिल्कुल। सर जैसे कि अभी जैसे ना हम देखते हैं कि यार व्हाट्सएप इतनी बड़ी कंपनी है, फेसबुक ऐसी इतनी बड़ी कंपनी, गूगल, हम चाहते हैं हम उन टाइप की कंपनीज बनाएं, पर आपको क्या लगता है कि इंडिया में किस सेक्टर्स में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है? Innate sectors, fisheries, agriculture, healthcare, crime, इंडिया में बहुत बहुत पोटेंशियल है इन सब एरियाज के अंदर। ये कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहा। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडस्ट्री इज एग्रीकल्चर, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इज हेल्थ केयर, नो वन इज डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। तो दोस्तों ये था हमारा इंटरव्यू रितेश मलिक सर के साथ। आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा और इनोवेट की जर्नी आपको पसंद आई होगी। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। और मैं रितेश मलिक को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि यार टाइम लेके। थैंक यू वेरी मच।